यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहते हैं। भूकंप का पहला झटका करीब 12:35 पर आया। इसकी तीव्रता 7.4 थी। कौन कौन से राज्यों में इस झटकों को महसूस किया गया वो इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर करीब 12:38 अगर हम कहें उस वक्त 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल का कोडारी बताया जा रहा है। 7.4 की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और केंद्र नेपाल के कोडारी में बताया जा रहा है कि जमीन से करीब 18 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा झटका भूकंप का महसूस किया गया। करीब 50 मिनट के बाद 1:09 के आसपास भूकंप का दूसरा झटका महसूस किया गया। उसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर, नेपाल के चौतारा में कई इमारतें गिर गई हैं। इस भूकंप में कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रॉयटर्स, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि नेपाल के चौतारा में कई इमारतें गिरी हैं। कुछ लोगों को चोटें आई हैं। लोग जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल आनन फानन में ले जाया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे काठमांडू एयरपोर्ट से, जहां पर फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया था लोगों को और रनवे पर ही लोग मौजूद थे। कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया। चौतारा से ये इस वक्त बड़ी खबर है। ये अपडेट इस वक्त नेपाल से मिल रहा है क्योंकि जो पहला झटका था 7.4 की तीव्रता का जो झटका था उसका केंद्र नेपाल में ही था, नेपाल के कोडारी में था। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लगातार अलग अलग शहरों से हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से विपिन का रुख करते हैं। विपिन, 2 जोरदार झटके और यूपी में क्या सब कुछ सकुशल है? कोई खबर आपको कहीं से मिल रही है जहां पर कोई नुकसान पहुंचा? हमने संबल की खबर देखी जहां पर एक व्यक्ति की जान गई है दीवार गिरने से। इसके अलावा कोई और खबर यूपी से? देखिए, पिछले आधे घंटे से लगातार हम अलग अलग जिलों के रिपोर्टर से संपर्क में हैं कि कहां पर नुकसान हुआ है। संबल को छोड़कर अभी और कहीं से खबर नहीं आ रही कि इस भूकंप का कहीं नुकसान हुआ और या फिर जान माल कहीं पे नुकसान हुआ हो। लेकिन ये जरूर है कि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हैं। यानी जब ये भूकंप आया था तब हम अंदर थे, अभी हम बाहर आ चुके हैं और बाहर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता थे जो यहाँ पर अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान भूकंप आया और यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल था। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले आप बताइए कि आपने अंदर आप मौजूद थी, क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? मैंने देखा कि मेरे चेयर एकदम से हिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें लगा कि ये कुछ मेरा ही कुछ मुझे कुछ लगा गलत, पर जब दोबारा हिली तो मैंने सबको अपने आस पड़ोस में बताया कि ये अर्थक्वेक है। तो उसके फिर एकदम से सीएम तक की वो मैसेज चला गया। सीएम बाहर चले गए। ऑल ऑफ सडन सब जितने भी वहां पे बैठे थे सब बाहर निकल गए फॉर उस जगह के लिए जहां पे सेफ हो। उसके बाद फिर जब थोड़ा हुआ ठीक हुआ तो सब फिर अंदर वापस आ गए। फिर से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। आप अंदर मौजूद थी, ये अंदर का सूरत हाल था, आप लोग बाहर मौजूद थे, क्या महसूस किया बाहर? क्या आप लोगों ने भी झटके महसूस किए? जी जी बताइए, वैसे बताइए। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी एसी बसों को हरी झंडी दिखा रहे थे, उसी दौरान जमीन में कंपन हुआ और हम लोग हिलने लगे तो डर पैदा हो गया। इसके बाद सूचना मिली कि कानपुर में भूकंप आ गया है। वहाँ 1-2 बिल्डिंग भी गिर चुकी हैं कानपुर में। चलिए, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई। आप लोगों ने झटके महसूस किए थे उस वक्त और क्या माहौल था? मंच पर हम बैठे हुए थे उस पर, तो ऐसे करके मंच हिल रहा था और फिर हम उठ कर खड़े हो गए। हमने देखा मैं क्यों पता नहीं क्यों हिल रहा है, ये खराब तो हो गया, टूट जाए कभी मंच, इस डर की वजह से हम उतर गए एकदम मंच से नीचे खड़े हो गए। क्या यहाँ बाहर भगदड़, क्योंकि हम लोग अंदर मौजूद थे, बाहर भगदड़ जैसा माहौल था, लोग डरे हुए थे, इधर उधर जा रहे थे? नहीं, भगदड़ जैसा माहौल नहीं था। हम बाहर थे तो सुरक्षित थे, आसमान के नीचे थे, हमारे ऊपर कोई छत नहीं थी। लेकिन महसूस किया गया कि भूकंप आया और सभी लोग सतर्क हुए, अपने अपने घरों में फोन करने लगे कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। कितना तेज झटका रहा होगा, अगर आप लोगों ने महसूस किया हो, कितना तेज झटका रहा होगा? हल्का झटका था, ज्यादा वैसा झटका नहीं था। पिछली बार की तुलना में जो है थोड़ा कमजोर था, लेकिन भूकंप सही मायने में ये प्राकृतिक इंडिकेटर है, प्रकृति। और इस बीच नेपाल की पहली तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल में भूकंप के तुरंत बाद की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको आज की दिखा रहे हैं। मुरादाबाद, बनारस, फिरोजाबाद और नोएडा की 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, अलग अलग
जो शहर थे वहां से क्या तस्वीरें सामने आई। सबसे पहली तस्वीर आप इंडिया न्यूज के न्यूज रूम की देख रहे हैं। नोएडा में हमारा जो न्यूज रूम है वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइटें हिल रही हैं। लखनऊ में लोग बिल्डिंग्स छोड़कर बाहर आ गए। बरेली में पंखे हिलते हुए तस्वीरों को कैप्चर किया गया। गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें कैप्चर हुई। इसके अलावा दिल्ली और आगरा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मौसम विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी इस भूकंप के बारे में कुछ ही पलों बाद दी जाएगी। इस वक्त वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। 7.4 की तीव्रता का पहला झटका, उसके बाद 6.3 की तीव्रता का दूसरा झटका। 50 मिनट के अंदर 2 बार भूकंप के जोरदार झटके। 7.3 कुछ ही पलों बाद मौसम विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगह लोग दहशत में अपनी बिल्डिंग से बाहर निकले। स्कूलों की जल्दी छुट्टी कर दी गई। मुरादाबाद और नोएडा की तस्वीरें देखिए, स्कूलों की जल्दी छुट्टी कर दी गई। बच्चों को सुरक्षित घरों में वापस भेजने के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा बनारस और फिरोजाबाद की तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जिस वक्त भूकंप आ रहा था उस वक्त कैसे शैंडलियर्स हिल रहे हैं। फिरोजाबाद में देखिए लाइट शैंडलियर हिलता हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बनारस की तस्वीर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो इसकी बड़ी खबर यह है कि 50 मिनट के अंदर हिंदुस्तान ने 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। मुरादाबाद, बनारस, फिरोजाबाद, नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कितना पैनिक हुआ है, लोग कितने घबराए हुए सड़क पर बाहर निकले, अपने दफ्तर से लोग बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले। फिरोजाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीढ़ियों के सहारे लोग भागते हुए नीचे चले आए। मुरादाबाद में चूंकि बच्चों की छुट्टी कर दी गई, ये बच्चे हालांकि हंसते खेलते हुए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन इन्हें ये अंदाजा नहीं है कि कितना खतरनाक भूकंप हिंदुस्तान में आया है। बनारस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अगर अभी अभी आपने टीवी ट्यून इन किया हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 50 मिनट के अंदर हिंदुस्तान में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया मेरे साथ में जुड़ चुकी है भोपाल से लाइव, और विपिन लखनऊ से लाइव मेरे साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम दीप्ति के पास में चलेंगे। दीप्ति, जिस वक्त भूकंप आया आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए कि उन्होंने क्या महसूस किया। अभी भोपाल में मौजूदा सूरत हाल क्या है, चूंकि 50 मिनट के अंदर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए हैं। जी मैं आज में बता देंगे। जी मैं आपको अभी इन लोगों से बात कराती हूँ कि जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त इन्होंने क्या महसूस करा। मैं इस वक्त बता दूं कि मैं मंत्रालय के बाहर हूँ और ये यहाँ की इस बिल्डिंग को उस समय खाली करा लिया गया। तुरंत कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई थी, सारे मंत्री मुख्यमंत्री यहीं मौजूद थे। आइए मैं अब इन लोगों से बात करती हूँ और बताती जी, जिस वक्त भूकंप आया आप यहीं मौजूद थी, क्या कैसे महसूस किया आपने कि भूकंप आया और कैसे आप लोग बाहर आए? जी हम लोग पास बनवा रहे थे मंत्रालय के बाहर, एकदम से झटके महसूस हुए तो यहाँ पे सभी लोग बाहर निकलने लग गए। भीड़ हुई तो एकदम से झटके लगे, हम लोगों को भी कम से कम 30 सेकंड तक झटके महसूस हुए। मतलब हमारे ऐसे पैर हिलने लगे थे और ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब भूकंप आने वाला है तेज, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन पब्लिक एकदम से फिर बाहर निकलने लगी मंत्रालय में से, तो हम भी सोचे कि अब हम नहीं जाएंगे। ऐसा हमने मतलब आवाज किया कि अब हम नहीं जा सकते ऊपर। जी आपने देखा ये लोग यहाँ पर काम कराने आए हुए थे सेक्रेटरीट में। जब ये लोग पास बनवा रहे थे तो इनको बिल्डिंग में महसूस हुआ कि इस तरह से भूकंप आ रहा है और फिर पूरा मंत्रालय खाली कराया गया। मैं आपको बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आज 1 दिन के लिए जो है छुट्टी की घोषणा कर दी है। पूरे मंत्रालय के कर्मचारियों को बोला गया है कि आज अब वो बिल्डिंग में वापस आकर काम नहीं करें, आज के लिए उनको छुट्टी दे दी गई है। दीप्ति, आपके पास लौट करके आऊंगा मैं दोबारा। आप रहे हैं हमारे साथ में विपिन चौबे मेरे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, और मेरे साथ सूर्य प्रकाश कपूर जाने माने भूगर्भ शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। विपिन का फिलहाल हम रुक कर लेते हैं। लखनऊ से मेरे सहयोगी विपिन चौबे लाइव मौजूद हैं। विपिन, जिस वक्त पहला भूकंप का झटका आया, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बताया जा रहा है, उस वक्त लखनऊ के लोगों ने क्या महसूस किया और कहा यह भी जा रहा है, बताइए ये भी जा रहा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया था कि मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम चल रहा था, इस प्रोग्राम में भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया।
बिल्कुल राशिद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार झटका महसूस किया हो। आपने देखा भी होगा कि जब पिछली बार 25 अप्रैल को इस तरह के भूकंप आए थे नेपाल में और उत्तर प्रदेश पैनिक हो गया। बिल्कुल राशिद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार झटका महसूस किया हो। आपने देखा भी होगा कि जब पिछली बार 25 अप्रैल को इस तरह के भूकंप आए थे नेपाल में और उत्तर प्रदेश समेत तमाम शहरों में और देश के अलग अलग कोनों में इस झटके को महसूस किया गया था, तब भी मैंने इस झटके को महसूस किया था। और इसके बाद काठमांडू जाने वाला पहला शख्स मैं था, वहां पर पहुंचने वाला चैनल इंडिया न्यूज था। 12 दिन तक तकरीबन मैं वहां रहकर आया और इस तरह के आफ्टर शॉक्स मैंने कई बार महसूस किए, लेकिन 25 अप्रैल का जो झटका था और आज का जो झटका था उसमें थोड़ी सी असमानता थी, यानी थोड़ी सी समानता कम थी, लेकिन ये जरूर था कि झटका उसी का समानता के बराबर रहा था और थोड़ा बहुत जरूर रिक्टर स्केल पे उसको मापा जाए तो थोड़ा उससे कम जरूर रहा होगा। उसके बाद 25 अप्रैल के बाद इस तरह का झटका महसूस नहीं किया गया था जैसा झटका आज महसूस किया हो। और मैंने कई सारे आफ्टर शॉक्स भी काठमांडू में रहते हुए महसूस किए थे, तो उन तमाम आफ्टर शॉक्स से ये तेज था। और जब ये झटका महसूस हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई, तमाम लोग बाहर जान बचाने के लिए भागे क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और नेपाल की त्रासदी को लोगों ने टीवी पर देखा हुआ है, तो वो दहशत सबके दिलों में, सबके दिमाग में अभी भी मौजूद है कि क्या कुछ भूकंप कर सकता है। लिहाजा हर कोई इधर उधर भाग रहा था। मुख्यमंत्री को सुरक्षाकर्मी बाहर ले गए। हालांकि ये जरूर रहा कि 15 मिनट बाद कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया। अब सब कुछ पटना में 7 की है, गोरखपुर में 7 है और लखनऊ में 6। दिल्ली तक आते आते ये 5, लेकिन चूंकि ये प्रायद्वीप के क्षेत्र में काफी दक्षिण तक और पूर्व तक ये आके गए हैं, तो अगर आप दक्षिण में जाएं रायपुर वगैरह में तो ये कोलकाता में भी कोलकाता में भी काफी सिग्निफिकेंट कोलकाता में भी रहा है। तो लेकिन 2 से 3 की झटके जो तीव्रता है वो काफी दूर तक देखी गई। तो आज और आने की उम्मीद है क्या फिर से झटके वगैरह? निश्चित रूप से आफ्टर शॉक्स चलते रहेंगे, न केवल आज बल्कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा भूकंप है। आफ्टर शॉक रहेंगे। हो गया तकनीकी प्रश्न और बाइट है तो मिश्रा देते हैं। सर क्या वजह है? सर वजह देखिए, ये जो 25 अप्रैल को जब ये हमारे साथ राठौर साहब ये जब बात कर रहे हैं इनको बात थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया। 2 मिनट रुक जाइए। आपको जो भी क्वेश्चन है, हम लोग जो टेक्निकल है, वैलिडिटी है, विल क्लियर यू। क्या है सर एग्जैक्टली कैसे ये लगातार ये झटके पे झटके आ रहे हैं? क्या जब ये 25 अप्रैल को जब ये मेन शॉक हुआ था 7.9 का, हमारे ये डाटा सेंटर ने बताया था कि ये आफ्टर शॉक चलेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि जब 7.9 अर्थक्वेक हो गए तो इसका आफ्टर शॉक का सीक्वेंस काफी दूर तक चलेगा। और ये कहते हैं इसको ऊर्जा का ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। तो ये उसी रप्चर जोन के इर्द गिर्द में है, थोड़ा साउथ ईस्ट इसका एक्सटेंशन है और टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर स्टेट्स के करीब है। पहले 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट था मेन शॉक। ये जो शॉक हुआ है, जो ट्रिगर्ड शॉक है, ये 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द काठमांडू है। तो अभी ये जो 7.4 का शॉक्स है, उसके बाद ही 6.4, 5.3 और 4.8 तक आफ्टर शॉक्स आए हैं। अभी झटके छोटे छोटे आएंगे और इसके लिए एहतियात बरतना है। जहां तक जान माल का नुकसान है, पहले से जो स्ट्रक्चर कमजोर हो चुके होंगे, क्रैक्स होंगे, तो उसे एहतियात बरतनी पड़ेगी वहां, क्योंकि अभी ये सीक्वेंस चलेंगे। पहले भी हम लोग कहे थे कि ये सीक्वेंस महीनों चल सकता है, वर्षों चल सकता है, डिपेंडिंग की अर्थ के किस तरह से कंडीशन है। एनर्जी जब तक पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाती, इसकी डेसिपेशन नहीं हो जाता, छोटे छोटे शॉक आएंगे। बीच में जहां जहां इसको एस्पेरिटी और कॉम्पिटेंट जोन मिलेंगे वहां बम मार्क करेगा। अभी 4.8 है, बीच में 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। जिस तरह से रॉक के अंदर जो है मटेरियल्स उसको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग अर्थ। सर क्या मौसम के ऊपर आपने नजर बनाई? जैसे पिछली बार जब आया था भूकंप तो उसके बाद बारिश भी होने लगी थी, जिससे कि खासा दिक्कत हो रही थी जो राहत कार्यों में भी। तो क्या इसके ऊपर भी ऐसा अभी कोई कोरिलेशन नहीं है। मौसम का दूसरा ये है, आप जानते ही हैं। तो अभी ये है कि राहत कार्य जो है
ट्रिगर्ड हो गए होंगे चारों ये से। लेकिन सर बिहार में तो बारिश लगातार सुबह से ही हो रही है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। अब तो कहिएगा कल से भी तो आंधी तूफान आ रहा था दिल्ली में, तो उसके साथ अभी कोरिलेट करना इस तरह से करके अभी ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। जो भी डाटा आपको होगा हमारे डीजी साहब ने जो बताया आपको खबर देंगे। चलिए डीजी साहब हमारे साथ, डीजी साहब है, डीजी साहब हम आपसे जाना चाहेंगे तो हमें हम आपसे मौसम विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि जो 25 अप्रैल को 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद भी आफ्टर शॉक्स आते रहे थे। इस भूकंप के बाद भी आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। ये आफ्टर शॉक्स 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या महीने तक भी आते रह सकते हैं। तीव्रता किस तरीके से अलग अलग होती रही है, इसके बारे में बताया जा रहा था कि नेपाल में जो तीव्रता थी 7.4 थी, उसके अलावा बिहार में जो तीव्रता थी थोड़ी कम थी, और दिल्ली तक आते आते तीव्रता 5 के आसपास हो गई थी। ये बताया जा रहा था मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया था कि जो 7.9 तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। भूकंप के बाद जमीन के अंदर एनर्जी का क्षय होता है, यानी ऊर्जा का क्षय होता है, और जब तक पूरी तरीके से एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक इस तरह के भूकंप और भी आ सकते हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, बनारस और काठमांडू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू में सबसे ज्यादा पैनिक है। काठमांडू एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। जो अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काठमांडू एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। बनारस पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह सांस्कृतिक नगरी बनारस, जहां पर पंखे हिलने लगे। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक प्रोग्राम था, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ वैसे ही भूकंप के झटके 12:38 के आसपास महसूस किए गए। वहां जो तमाम अधिकारी थे, जो तमाम मंत्रीगण पहुंचे हुए थे, वो सभी घबरा गए और निकल गए इस कमरे के बाहर। और दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको साथ ही में दिखा रहे हैं। अभी अगर आपने इंडिया न्यूज पर ट्यून इन किया हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए हैं नेपाल में, चीन के इलाकों में और उत्तर भारत में। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि और भी भूकंप आने की आशंका है। फिर से भूकंप आने की चेतावनी दी गई है। हफ्ते या महीने भर तक आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, ये मौसम विभाग का कहना है। सूर्य प्रकाश कपूर, जाने माने भूगर्भ शास्त्री, मेरे साथ में मौजूद हैं। विपिन चौबे मौजूद हैं, एडिटर न्यूज आंचल आना, एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इन सभी के पास में चलेंगे, लेकिन सूर्य प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। मौसम विभाग का यह कहना था कि जब तक पूरी तरह से एनर्जी रिलीज नहीं हो जाएगी तब तक आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। ये कितना बड़ा खतरा है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी है? ये जियोथर्मल एनर्जी है, ये भूतापी ऊर्जा है। अच्छा। जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं उनके नीचे जो गर्म पानी के कुंड होते हैं उनमें जियोथर्मल एनर्जी जमा होती है, वो विस्फोट करती है तो भूकंप आते हैं। और इस एनर्जी को मैंने पहले भी कहा है कि जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के हम बिजली के रूप में एडवांस में निकाल सकते हैं। वो गर्मी वहां पे जमा होकर भूकंपों की फंडिंग नहीं करेगी। हिमालय के क्षेत्र में 150 गर्म पानी के चश्मे हैं। आम बोलचाल की भाषा में पूछ रहा हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जमीन के नीचे आग, इवापोरेशन यानी वाष्पन की बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा भाप उठ रही है, और जब तक इस पूरी ऊर्जा का क्षय नहीं हो जाएगा, ये पूरी एनर्जी नहीं निकल पाएगी, ये पूरी आग शांत नहीं होगी, तब तक इस तरह के आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे? क्या मैं ठीक हूं? उस गर्मी को हम जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के हॉट वाटर स्प्रिंग से बिजली के रूप में निकाल के उससे डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं। ठीक है। ये वो गर्मी है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, मगर हम दुर्भाग्य ये है कि हम उससे जान माल का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट नहीं लगा रहे। मैंने सरकार को बार बार ये चेतावनी दी है। देश में 340 गर्म पानी के चश्मे हैं, 10,500 मेगावाट बिजली बन सकती है और पूरा देश अर्थक्वेक प्रूफ हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप कुछ लेकर के आए हुए हैं, इसे जरा आप दिखाइए। क्योंकि आपने ये बताया है कि ये डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये देखिए, ये धरती के नीचे का हिस्सा है, और मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये धरती है, ये ग्लोब के जरिए हम दिखा रहे हैं, ये तो ऊपर से पूरी धरती हो गई हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसे जैसे ही नीचे की तरफ से, ये 3D स्ट्रक्चर के तौर पर है, जैसे ही नीचे की तरफ से देखा जाता है तो ये देखिए, ये अलग अलग लेयर्स हैं। चूंकि इस लेयर को मेरे ख्याल से क्रस्ट, मेंटल और तमाम चीजें कही जाती है टेक्निकल भाषा में। यानी ऊपर से ये धरती है जिस पर हम और आप रहते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो ये धरती की आग है, और
ये आग जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आग जब तक शांत नहीं होगी तब तक इसी तरह के आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, क्यों डॉक्टर साहब? तो बताइए, थोड़ा और बताइए। ये जो भूतापी ऊर्जा है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा तो हम इससे बिजली बना सकते हैं। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको हार्नेस नहीं करेंगे, इसको टैप नहीं करेंगे, इसकी बिजली नहीं बनाएंगे, तो वो गर्मी वहां जमा होकर विस्फोट करेगी, उससे भूकंप आएगा। जैसे कि प्रेशर कुकर होता है किचन के अंदर, अगर प्रेशर कुकर ओवरहीट हो जाता है तो वो फट जाता है, वो डिजास्टर हो जाता है। हिंदुस्तान के लिहाज से सूर्य प्रकाश जी हमें ये समझाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग सीज्मिक जोन में एरियाज बटे हुए हैं, किस सीज्मिक जोन में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं, मुंबई आता है, इसके बारे में हमें बताइए। और ये आफ्टर शॉक्स किन क्षेत्रों के लिए ज्यादा खतरनाक है, हमें ये समझाइए। देखिए, आपने दिल्ली की बात की, सोहना का हॉट वाटर स्प्रिंग है गुड़गांव के पास, ठीक है। मैंने कई बार कहा है कि सोहना का जो हॉट वाटर स्प्रिंग है उसके नीचे जो हॉट वाटर रिजर्वॉयर है, कुंड है, उसमें 1 मेगावाट का जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के वहां की गर्मी को बिजली के रूप में निकाल दीजिए। उससे दिल्ली और हरियाणा दोनों के दोनों पूरा एनसीआर जो है अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा। मगर इन्होंने वहां जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने के बजाय दिल्ली में 5 महत्वपूर्ण बिल्डिंगों की रिट्रोफिटिंग शुरू कर दी। प्रकाश जी, ये एक ऐसा प्रोसेस आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप पॉजिटिवली ये बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए जिससे भूकंप से हिंदुस्तान बच सकता है। लेकिन अभी जिस आफ्टर शॉक की बात मौसम विभाग ने की है, इस आफ्टर शॉक से मैं जानना ये चाह रहा हूं कि किन इलाकों में, किन राज्यों में, किन जिलों में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खतरा है, हमें ये समझाइए। वो तो बड़ी सिंपल सी बात है, नेपाल में भूकंप आता है तो नेपाल के जो पड़ोस के राज्य हैं उनमें वो झटका जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे उससे आगे डिस्टेंस में जाते जाएंगे वो जो झटका है वो कमजोर होता जाएगा। जैसे जैसे वो दिल्ली तक आएगा तो झटका और कमजोर हो जाएगा और साउथ इंडिया तक तो झटका जाएगा ही नहीं। लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत के और भी ज्यादातर इलाके जो हैं वो सीज्मिक जोन 4 में आते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ खतरा सबसे ज्यादा है। वो जो सीज्मिक जोन 4 की बात आप कर रहे हैं वो तो तब है कि अगर एपी सेंटर दिल्ली में हो। ये तो इस वक्त एपी सेंटर नेपाल में है, वहां से आफ्टर शॉक्स जो आ रहे हैं वो तो डिस्टेंस के हिसाब से उनकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। अगर आपको दिल्ली का, जैसे कि बहादुरगढ़ में एपी सेंटर था एक भूकंप का, अब बहादुरगढ़ में जो एपी सेंटर था वो क्यों था? क्योंकि सोहना का जो जियोथर्मल एरिया, सोहना का हॉट वाटर स्प्रिंग, उसके आसपास का जो इलाका था उसमें गर्मी की मात्रा जमा होगी तो विस्फोट हुई। तो बहादुरगढ़ के अंदर 4.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था कुछ साल पहले, उससे दिल्ली ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे। तो ये दिल्ली का जो अपना एपी सेंटर है, जो सोहना का हॉट वाटर स्प्रिंग है, उसमें जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने में अगर आप कोताही बरतेंगे तो दिल्ली को रिस्क रहेगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि दिल्ली को सबसे ज्यादा खतरा है, दिल्ली सहित उत्तर भारत को खतरा है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो हिमालय से लेकर के अंटार्कटिक तक फैली हुई है और यूरेशियन प्लेट भी हिमालय के उत्तर से लगी हुई है, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से बहुत ज्यादा खतरा दिल्ली पर होता है। क्या मैं ठीक हूँ? देखिए, जो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की बात कर रहे हैं ये स्ट्रेस पोटेंशियल है। इस स्ट्रेस पोटेंशियल को पैदा करने वाला जियोथर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पोटेंशियल है। जो बेसिक जो कॉज है वो भूतापी ऊर्जा है, जो उसका इफेक्ट है वो मैकेनिकल एनर्जी रिलीज है। ये जो मौसम विभाग बात कर रहा है ये मैकेनिकल एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है, ये इफेक्ट की बात कर रहा है। मैंने इनको 50 बार कहा है कि आप उसके कॉज की बात कीजिए, जियोथर्मल एनर्जी की बात कीजिए। हिमालय के अंदर 150 गर्म पानी के चश्मे हैं, उसमें जो जियोथर्मल एनर्जी जमा होती है उसका विस्फोट होता है। वहां क्यों नहीं प्लांट लगाते ये लोग? ये एनडीए में क्या कर रहा है? मैंने एनडीए में के अंदर 2-2 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी है। प्रकाश जी आते हैं आपके पास, लौट करके आते हैं आपके पास में पिछले 1.5 घंटे में, लेकिन 25 अप्रैल के बाद, यानी यूं कह लें कि लगभग 17 दिनों के बाद 1.5 घंटे दहशत के हिंदुस्तान ने फिर से झेले हैं। लेकिन पिछले 1.5 घंटे में हिंदुस्तान में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं चित्रा के पास। बिना समय गवाए राशिद, हम जानकारी दे देते हैं कि पिछले 1.5-2 घंटों में आखिर हुआ क्या है। यहां पर भूकंप 7.4 की तीव्रता का भूकंप, उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ये वो इलाके हैं जहां पर डर और दहशत के बीच पिछले 1.5 घंटे से लोग अपना समय गुजार रहे हैं। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। आपको याद भी होगा कि 25 अप्रैल को जब नेपाल में भूकंप आया था 7.9 की तीव्रता का, बिहार में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं, हालांकि पूरी तरह से पुख्ता अभी नहीं किया गया है। जैसे ही जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं 7.4 रिक्टर तीव्रता मापी गई है
कोडारी ये केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल का ये वो इलाका है जहां पर भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा ही है। 7.4 की तीव्रता से ये भूकंप आया है और यही इसका केंद्र रहा है। आपको याद भी होगा 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया था 25 अप्रैल को। भूकंप का दूसरा झटका दोपहर 1:10 पर महसूस किया गया और उस समय भी ज्यादातर लोग अपने घरों के बाहर थे। नेपाल के चौतारा में कई इमारत भरभराकर गिर गई। जिस तरह से हमने काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में 25 अप्रैल को देखा था, भारी तबाही हुई थी, किया गया और उस समय भी ज्यादातर लोग अपने घरों के बाहर थे। नेपाल के चौतारा में कई इमारत भरभराकर गिर गई। जिस तरह से हमने काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में 25 अप्रैल को देखा था, भारी तबाही हुई थी, तकरीबन वैसी ही स्थिति चौतारा में इस वक्त देखने को मिल रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद शायद सही आकलन हम कर पाएंगे, क्योंकि जानकारी धीरे धीरे कर सामने आ रही है। लेकिन ये बात तो साफ है कि अभी जख्म भरे भी नहीं थे 25 अप्रैल के, तब तक एक बार फिर से भूकंप ने जो दस्तक दी है उसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। राशिद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। चूंकि नेपाल के जहन से दहशत नहीं हटी है। नेपाल के सिंधुपाल चौथ से खबर ये आ रही है कि 3 लैंडस्लाइड्स हुई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं और 6 तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। 12 के लगभग 38 मिनट के आसपास, 12:35 से 38 के बीच में जब भूकंप का पहला झटका आज की तारीख में महसूस किया गया, न्यूज रूम में किस तरीके से टीवी मॉनिटर्स हिलने लगे, लैंप हिलने लगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसके अलावा बरेली, गाजियाबाद, दिल्ली, आगरा की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया का रुख कर लेते हैं, उसके बाद विपिन चौबे के पास भी चलेंगे। दीप्ति, हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहां पर भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए, लोगों से बात भी कीजिए। राशिद, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता बहुत कम महसूस हुई, वहां पर बहुत हल्के झटके थे और जो महसूस किए गए वो लगभग सभी जिले उसमें शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और छत्तीसगढ़ के भी जो सारे बड़े जिले हैं, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, सभी जगह जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राशिद, हालांकि अभी तक इस भूकंप के बाद अभी तक किसी तरह की जन या धन हानि की कोई खबर नहीं आ रही है, किसी तरह की बिल्डिंग गिरने की किसी तरह की कोई खबर नहीं आ रही है, किसी को चोट नहीं पहुंची है। लेकिन लगभग भूकंप पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महसूस किया गया। जिस समय भोपाल में भूकंप के झटके आए, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स थी, मंत्रालय, सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट और LIC बिल्डिंग, इन्हीं सभी बिल्डिंगों को खाली करा लिया गया था। क्योंकि अभी 12-15 दिन पहले जो एक भूकंप गुजरा है उसको लेकर लोग भूकंप के झटके महसूस कर पा रहे थे। तो जैसे ही भूकंप आया, कुछ लोग अपनी खुद की अवेयरनेस से और कुछ लोग जो है मंत्रालय में सायरन बजा था उससे जो है सब बाहर निकल आए। राशिद, मेरे साथ अभी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस समय यहाँ जब भूकंप आया था तो वो इसी बिल्डिंग में मौजूद थे। आइए अब हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए, आप यहीं थे उस समय जब भूकंप आया? जी, मैं यहीं थी। मैं सीधी जिले से आई हुई हूँ। मैं भी अधिमान्य पत्रकार हूँ और जैसे ही मैंने बनवाया, अपना पास बनवाया और अंदर गई हूँ और जैसे उसमें लिफ्ट में चढ़ने के लिए की हूँ, हूटर बजने लगा और सभी कर्मचारी भगदड़ मच गई और सभी भागने लगे, एकदम भीड़ लग गई और पुनः सुना जा रहा है कि फिर से 3 बजे इसको। तो आप क्या लिफ्ट से ऊपर जाने लगी थी? आपको जी बिल्कुल जाने लगी थी। वहीं से पूरे कर्मचारी हूटर बजाया तो सभी अपनी जान बचाते हुए पूरे भगदड़ मच गई यहाँ पर सभी, आप समझिए। जी, आप बताइए, आप भी यहीं मौजूद थे? मैं रायसेन से आया था बैठक में साहब के साथ, मंत्रालय के फर्स्ट फ्लोर में था मैं, तो गैलरी पे खड़ा हुआ था हाथ टेक के। तो जैसे ही भूकंप आया तो जो है मेरे को आया चक्कर, तो मैं समझा कि जो है शायद मेरे को ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो मैं जो है कुर्सी पे जाकर फिर बैठ गया। इतने में जो बैठक जो मंत्रालय में यहाँ चल रही थी, कैबिनेट की बैठक, उसमें सीढ़ियों से सभी लोग जो है भागते हुए नीचे उतर रहे थे। और उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि लोगों ने बताया कि भूकंप आया, आपको चक्कर नहीं इसलिए आया। तो हम लोग भी घबरा के फिर जो है सभी लोग, साहब लोग भी जो बैठक में अंदर थे वो भी सब बाहर निकल के बाहर आ गए। एक एक करके फिर सभी वापस बाहर आए जो है, और फिर नीचे आए तो सभी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पर पूरा सब खाली हो चुका था बाहर मंत्रालय। आप बताइए। हाँ, डबरा ग्वालियर से है। जब 4 फरवरी पर था तो एकदम झटका लगा भूकंप का, तो एकदम सायरन बजा, सारी लोग इतनी भीड़ आई कि कम से कम 15-20 मिनट मुश्किल से निकल के आ पाए। इतनी भीड़ ज्यादा थी यहाँ पे, बहुत मुश्किल से निकल के आ पाए। आपको लगा कि भूकंप? हाँ, झटका लगा, ऐसा लगा कि चक्कर से आया, झटका से कुछ ऐसे हिला रहा है, जैसे इसे महसूस हुआ। इतने में सायरन बज गया, सायरन में सारे लोग पूरे बाहर आ गए। बाहर आने के बाद सब
आप भी इस समय मंत्रालय में मौजूद थे, बताएं। मैं ग्राउंड फ्लोर पर अपने कक्ष में रोज की भांति कार्य कर रहा था कि अचानक सबके भागने दौड़ने की आवाज आई और एकाएक मंत्रालय का सायरन बज गया और मैं भी अपनी व्हीलचेयर लेके तेजी से एग्जिट की ओर भागा और अचानक भगदड़ तेज हो गई। भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसा कुछ सुनने को आया। इस साथ में मैं भी बाहर के तो एग्जिट की ओर भागा। उस समय का भगदड़ मची हुई थी, आप कैसे निकल पाए वहां से? मैडम धीरे धीरे में चला गया। मैडम भीड़ के अंदर जाना आसान तो नहीं था, फिर भी धीरे धीरे चला गया सभी के सहयोग से। जी आप बताइए। हम चौथी मंजिल पे कार्य करते हैं, तो वहां पर जैसे हम काम कर रहे थे, कुर्सी हमारी हिलने लगी। तो मैंने कहा यार कुर्सी क्यों हिल रही थी? भूकंप तो नहीं है। दूसरे साथियों के मेरी भी हिल रही है। तो मैंने कहा यार फिर से लगता है कि भूकंप आएगा। अभी के 15 दिन पहले भी आया हुआ था। तो ऐसे बाहर देखा कि वहीं पे गैलरी में तो लोग बाहर जाने के लिए लगे, तो इतने में हुटर ही बज गया। तो फिर धीरे धीरे साथियों ने उन्होंने कहा कि चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। तो इधर धीरे धीरे सब साथी बाहर आ गए और अब ऐसा बता रहे हैं कि अघोषित छुट्टी कर दी है, तो सब कर्मचारी अपने घर ही जा रहे हैं। आप भी यहीं मौजूद थे? हाँ, यहीं वल्लभ भवन में ही मौजूद था। मैं सेकंड फ्लोर पर था, मैं काम कर रहा था। पानी की बोतल रखी हुई थी मेरी, वो थोड़ी सी मेरे को मूव होती हुई दिखाई दी, हिल रही है ऐसी। उसके जस्ट बाद में हुटर चालू हो गया, सभी लोग नीचे भागने लगे उस हिसाब से। आप हाँ, मैं तीसरी मंजिल पर काम करता हूँ और हमारे विभाग की आज समीक्षा बैठक थी, तो उसकी समीक्षा की तैयारी चल रही थी हमारी डिप्टी सेक्रेटरी के साथ। तो उसकी फाइल वाइल सब हम निकाल रहे थे, तो थोड़ा सा हल्का भूकंप के से झटके आए, पर पिछले बार पहले जो आया था उससे थोड़ा कम था। तो ऊपर से सब लोग नीचे आ रहे थे कि भाई भूकंप के झटके आ गए हैं और जल्दी बाहर निकलो। तो हम भी सब उनके साथ ही जल्दी काम सब बंद करके बाहर निकले और फिर इसके बाद हम बाहर जब यहाँ आ गए तब उसके बाद फिर हुटर बजा, फिर बाहर सारे कर्मचारी बाहर आ गए। फिर उसके बाद अभी बताया कि छुट्टी हो गई है और सब हम लोग घर जा रहे हैं। जी राशिद, देखा आपने, ये सभी आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, हमसे बता रहे थे कि आखिर किस तरह से जब ये लोग काम कर रहे थे तो इनको भूकंप के झटके महसूस हुए और किस तरह से हुटर बजा और फिर पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग बाहर आ गए। राशिद, ठीक है दीप्ति, आप रहिए हमारे साथ में। विपिन, आपके पास भी आता हूं, लेकिन सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा यह है कि राजधानी दिल्ली, जिसकी आबादी लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की है, जो कि सीस्मिक जोन 4 में आता है, अगर भूकंप का केंद्र दिल्ली हो गया तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है? कौन कौन से दिल्ली के वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है भूकंप के लिहाज से? ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अगर नेपाल जैसा भूकंप आया तो कितनी तबाही मचेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भूकंप विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर भूकंप आया तो यमुना बेल्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। दिल्ली के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, अब जरा ये देखिए। उत्तर पूर्वी इलाके की ज्यादातर बस्तियां यमुना नदी के पूर्वी छोर पर बसी हैं। सबसे ज्यादा आबादी इसी इलाके में रहती है। यहाँ आबादी का घनत्व 20,000 प्रति किलोमीटर से ज्यादा है। इस इलाके में लक्ष्मीनगर, मयूर विहार, पटपड़गंज, शाहदरा, दिलशाद गार्डन, मंडावली और कोंडली आते हैं। अब दिल्ली में अगर हम कहें, अगर हम नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली की बात कहें तो सॉइल मजबूत है। अगर हम ट्रांस जमुना में जाएं तो सॉइल बहुत कमजोर है। वहां जमुना के किनारे सॉइल की जरूरत है, तो सॉइल टेस्टिंग करके हमें लिया जाता है, जिससे कि सॉइल टेस्टिंग के बाद एक स्ट्रेंथ पता चलता है कि कितनी हाइट पे जाना है, कितने लेवल पे जाना है, कितना फाउंडेशन डीप जाना चाहिए, क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर कंसल्ट करके बननी चाहिए। इसी तरह दिल्ली का उत्तरी हिस्सा भी भूकंप से बच नहीं पाएगा। इस इलाके में मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, जहांगीरपुरी, बुराड़ी और नरेला आते हैं। अगर यहाँ पर बड़ा भूकंप आया तो तबाही नेपाल से कई गुना ज्यादा होगी। आपको बता दें कि इस इलाके में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक देश के सबसे खतरनाक 30 शहरों में दिल्ली भी शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावा दक्षिणी दिल्ली का निचला हिस्सा भी खतरे में है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली को खतरे के हिसाब से मध्यम माना जाता है। दक्षिणी दिल्ली में ऐसी भी जगहें हैं जिस पर भूकंप का खतरा बेहद कम है। इस इलाके में मुनीरका,
जेएनयू, वसंत कुंज, महरौली, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी, तुगलकाबाद आते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में प्रलय कभी नहीं आया है। वक्त के पन्नों को पलटे तो इतिहास में कई बार दिल्ली में भूकंप और अकल्पनीय तबाही मची है। मुंतखाब उल लुलाब में दिल्ली में 15 जुलाई 1720 के आए भूकंप का जिक्र है। 22वीं रमजान की नमाज पढ़ने मस्जिदों में भीड़ थी, तब अचानक जलजला आया। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। घटना के 40 दिनों तक झटके आते रहे। सितंबर में आए भूकंप में दिल्ली 3 बजे थर्रा गई थी। सड़कें जगह जगह से फट गई थी। धरती फाड़कर पानी के फव्वारे निकल पड़े थे। यही नहीं, कुतुब मीनार का ऊपरी भाग भी नीचे गिर पड़ा था। इस भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे। जाहिर है अब हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए हैं। दिल्ली में अब करोड़ों लोग रहते हैं और अब अगर कोई अनहोनी हुई तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कैमरामैन रोहित के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हम आपको मुंबई की भी रिपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि मुंबई भी सीस्मिक जोन 4 में आता है। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भूकंप के अब तक 6 झटके आज की तारीख में महसूस किए गए हैं। पिछले लगभग 2 घंटे में नेपाल में भूकंप के 6 झटके महसूस किए गए हैं। छठे झटके की तीव्रता 5.2 के आसपास बताई जा रही है। पहला झटका जो कि 7.4 की तीव्रता का आया था। नेपाल में कोडारी, जहां पर भूकंप का केंद्र था, वहां के आसपास हम एक नहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 12:35 के आसपास जिस वक्त 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, उस वक्त नहर का जो पानी है, देखिए किस तरीके से लहराने लगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 12:35 के आसपास की तस्वीरें हैं। भूकंप से बिहार में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये भी अभी का ताजा अपडेट है। लगभग 2 घंटे के अंदर 6 भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए हैं। पहला झटका 12:35 के आसपास आया। उसके बाद 5 आफ्टर शॉक्स आते रहे। चलिए अब हम आपको मुंबई की रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल मुंबई में 1990 के बाद से जो भी इमारतें बन रही हैं उसमें नियमों का पालन किया गया है ताकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इमारतें बनाई जाएं। लेकिन आधी से ज्यादा जो इमारतें हैं मुंबई में वो 1990 के पहले की बनी हुई हैं, जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है। अगर भूकंप मुंबई में आया तो क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। नेपाल में आए भूकंप ने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अगर दिल्ली में बड़ा भूकंप आया तो तबाही पक्की है। लेकिन मुंबई भूकंप से निपटने के लिए कितनी तैयार है, इस पर एक नजर डालते हैं। मुंबई सेस्मिक जोन 4 में आता है, यानी मुंबई में 6.9 तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। मुंबई को ऊंची ऊंची इमारतों का शहर भी कहते हैं। साल 1990 से मुंबई इमारतें बनाते वक्त नियमों का खास ख्याल रख रही है ताकि भूकंप से कम नुकसान हो। लेकिन 30 से 40% इमारतें अभी भी खतरे में हैं। इन इमारतों का निर्माण 1990 से पहले किया गया था। दक्षिणी मुंबई भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरे में है। इस इलाके में 20 से 40 हजार मकान हैं, जिनके भूकंप के दौरान गिरने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि दिल्ली के मुकाबले मुंबई भूकंप से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि भुज में 2001 में आए भूकंप के बाद IS 1893 कोड में बदलाव किया गया था। IS 1893 कोड इमारतें बनाने का नियम है। मुंबई में इन नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। आदित्य सेंगर, इंडिया न्यूज। और चलिए एक बार हम उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विपिन चौबे लाइव मेरे साथ में मौजूद है। विपिन, हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं, और जो नेपाल से लगा हुआ हिंदुस्तान का सरहदी इलाका है वहां से आपके पास अपडेट क्या है, क्योंकि 29 अप्रैल को वहीं पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी हिंदुस्तान के लिहाज से। बिल्कुल रशीद, मैं आपको बता दूं क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रभावित होने वाला सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पिछली बार चाहे वो 25 अप्रैल का
माफ करें, 25 अप्रैल का भूकंप हो या फिर आज का भूकंप हो, इन दोनों का केंद्र नेपाल और काठमांडू के आसपास रहा है। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं और नेपाल से सटे हुए जिले हैं। मसलन महाराजगंज आपका हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, और इससे लगे तमाम ऐसे जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर में आते हैं और वहां से ही आप नेपाल में एंट्री करते हैं। नेपाल से इन तमाम जिलों की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर है और लखनऊ जो राजधानी में जहां पर खड़ा हूं वहां तकरीबन 600 किलोमीटर दूरी है। इसीलिए जब भी वहां पर झटके आए हैं, जब भी भूकंप आया है नेपाल में और उसका केंद्र रहा है अगर नेपाल, तो उसका सबसे ज्यादा असर यहां पर देखने को मिला और झटका तेज जो महसूस हुआ है वो यहां पर महसूस हुआ है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस बार सब लोग अपने रूटीन काम में व्यस्त हैं, अमूमन लोगों को इस तरह का अंदाजा नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग हैवी और झटका तेज जो महसूस हुआ है वो यहां पर महसूस हुआ है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस बार सब लोग अपने रूटीन काम में व्यस्त हैं, अमूमन लोगों को इस तरह का अंदाजा नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग हैबिचुअल नहीं है और इतनी जल्दी जल्दी झटकों के भूकंप के झटके यहां पर लगते रहे हैं। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में एक बार कभी लोगों को झटका आया है, लेकिन 15 दिन और 17 दिनों के अंदर दूसरी बार इतना बड़ा झटका लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। और आज जब ये झटका आया है तो लोग बड़े आशंकित थे, अचंभित थे कि अचानक बार बार ऐसा क्यों हो रहा, क्या ये किसी तबाही के आने के पहले का इंडिकेशन है या फिर क्या है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से इस भूकंप के झटके को लोग देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो आप अगर महाराजगंज से शुरू करिए, महाराजगंज, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर और गाजियाबाद से लेकर बलिया तक अलग अलग जिलों में हर जगह झटके महसूस किए गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो केंद्र से जितना दूर का जिला है वहां पर झटका उतना हल्का महसूस किया गया है और जो सटे हुए जिले हैं वहां पर झटका तेज महसूस किया गया है। राशिद, ठीक है विपिन, तो उत्तर प्रदेश में, चूंकि विपिन ने यह हमें बताया कि उत्तर प्रदेश में आमतौर पर इतनी जल्दी भूकंप के झटके झेलने की आदत नहीं है। लोग आशंकित हैं, कुछ लोग डरे हुए भी हैं, दहशत में भी हैं। तस्वीरें हम मुरादाबाद की भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे हालांकि स्कूल से बाहर निकल गए हैं, छुट्टी कर दी गई है स्कूल्स में। कोलकाता दिल्ली मेट्रो जो है वो बंद कर दी गई है चूंकि मेट्रो को भी सबसे ज्यादा खतरा बताया जाता है। सूर्य प्रकाश कपूर, जाने माने भूगर्भ शास्त्री हमारे साथ में मौजूद है, उनके हाथ में एक किताब है। इस किताब के जरिए सूर्य प्रकाश कपूर जी, इस किताब के जरिए हमें यह समझाइए कि हिंदुस्तान में सीज्मिक जोन को किस तरीके से बांटा गया है, समझाइए जरा हमें आप। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सीज्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया है ये फॉल्टी है। ये 6 बार रिवाइज हो चुका है। हमने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बहादुरिया सफर रोड पे आज से 10 साल पहले तो सही वाला है, 1000 वर्ड का एक एब्स्ट्रैक्ट दिया था। हाँ। और कहा था कि ये जो हीट थ्रो मैप ऑफ इंडिया है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैप है, इसको सीज्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया की जगह रिप्लेस कर दिया जाए। इससे जो गाइडेंस मिलेगी पब्लिक को, सही गाइडेंस मिलेगी। अब ये देखिए कि जो हीट थ्रो मैप है उसमें दिल्ली जो है वो 3rd कैटेगरी में आता है, मुंबई 2nd कैटेगरी में आता है। क्यों मुंबई 2nd कैटेगरी में आता है? क्योंकि मुंबई में जो भूतापीय ऊर्जा है वो दिल्ली की बजाय ज्यादा है। जैसे कि दिल्ली के अंदर 85 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड है, जबकि मुंबई में उससे डबल है। तो मुंबई के अंदर अगर भूकंप आता है दिल्ली से डबल कैजुअलिटी हो सकती है। दिल्ली में जितना जान माल का नुकसान होगा उससे मुंबई में डबल नुकसान हो सकता है। आपको याद होगा जब लातूर में भूकंप आया था 1990 में तो 30,000 आदमी मरा था। तो जितना स्ट्रांग भूकंप जो है मुंबई में आता है, महाराष्ट्र में आता है, उतना स्ट्रांग भूकंप दिल्ली में नहीं आ सकता क्योंकि दिल्ली में भूतापीय ऊर्जा कम है।